नेक्स्ट है हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। यस, कि सॉइल कैसे डिग्रेड होती है और उसको कंजर्व करने के मतलब कि उसको बचाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल का मिट्टी का खराब होना, एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। देखो बच्चे, सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि देखो सॉइल की वजह से ही एग्रीकल्चर होती है। तो इसको हमने इरोजन से बचाना है, डिप्लेशन से बचाना है। ह्यूमन बीइंग और नेचुरल फैक्टर्स दोनों की वजह से ही सॉइल डिग्रेड होती है। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल की डिग्रेडेशन के, सॉइल के ख़राब होने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, यानी कि जंगलों की कटाई, ओवरग्रेजिंग, पशुओं का ज़्यादा चर जाना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का या कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल, रेन वॉश, बारिश की वजह से जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वो वॉश हो जाती है, या फिर लैंडस्लाइड्स जब आते हैं, या फिर फ्लड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से सॉइल डिग्रेड हो जाती है। तो नीचे कुछ मेथड्स हैं सॉइल को कंजर्व करने के। सबसे पहला मेथड है आपके पास मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स, प्लांट्स के बीच में जो खाली पड़ी ज़मीन है उसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रॉज हैं, झाड़ियाँ हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को रख देना। वो क्या करेंगे स्ट्रॉ वहाँ पे बीच में, वो उससे सॉइल का मॉइस्चर जो है वो सही रहेगा, उसकी मतलब कि सॉइल का मॉइस्चर नहीं उड़ेगा। जो भी स्ट्रॉ ऊपर ढके रहेगी मिट्टी, तो इसको कहते हैं मल्चिंग, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर बैरियर्स। इसमें क्या करना है? स्टोन्स, ग्रास या सॉइल, इन सब चीज़ों को बैरियर्स के ऊपर लगा देना है। स्टोन को, ग्रासिस को सॉइल के साथ जो बैरियर्स बना के लगा देना है। तो काउंटर बैरियर्स होते क्या हैं बच्चे? ये एक नेचुरल शेप ऑफ द स्लोप होती है, इसको अल्टर नहीं किया जाता, ठीक है। जो स्लोप है जैसी है स्लोप, उसी स्लोप पे एग्रीकल्चर करनी है, उसकी कोई अल्टरिंग नहीं करनी। तो वहाँ पे मिट्टी ना खराब हो इसके लिए स्टोन्स या ग्रासेस से बैरियर्स बनाने होते हैं, जिसको काउंटर बैरियर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रॉक डैम्स। इसमें क्या है? रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। यस, कहते क्या करते हैं, रॉक डैम्स बनाए जाते हैं ताकि पानी के फ्ला को, जो फ्लो हो रहा है पानी, उसको स्लो किया जा सके, उसे रोका जा सके, और इससे गलीज भी नहीं बनती और सॉइल लॉस नहीं होता। मतलब कि पानी को एक जगह पे पहले ही इकट्ठा कर लेना अलग जगह पे, ताकि उसका जो फ्लो है वो स्लो हो जाए पानी का। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है? देखो, टेरेस फार्मिंग में और काउंटर बैरियर में यही फ़र्क है कि जो काउंटर बैरियर है उसमें तो नेचुरल स्लोप होती है, उसको अल्टर नहीं किया जाता। पर टेरेस फार्मिंग अगर आप पिक्चर्स देखोगे तो दोनों आपको सेम ही लगेंगी, काउंटर प्लोइंग की, और देखो ऊपर भी आपको पिक्चर्स देख रहे हो आप, काउंटर प्लोइंग और टेरेस फार्मिंग आपको सेम ही लगती है। टेरेस फार्मिंग में स्टेप्स बनाई जाती हैं, पर यहाँ पे अल्ट्रेशन की जाती है स्लोप की। स्टेप्स जैसे पौड़ियाँ नहीं होती, उस तरह से स्टेप्स बनाई जाती हैं और फिर उसके ऊपर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो रन ऑफ वाटर तेज़ी से नीचे की तरफ नहीं जाता, तो इससे सॉइल इरोजन कम होता है, सरफेस रन ऑफ रिड्यूस हो जाता है और सॉइल इरोजन, मिट्टी कम खराब होती है। नेक्स्ट है बच्चे इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज। जैसे एक रो में भिंडी उगा ली, साथ वाली रो में कोई और सीजनल वेजिटेबल उगा ली, साथ वाली रो में कोई और। ये इसलिए किया जाता है ताकि सॉइल को रेन वॉश से बचाया जा सके, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स को अलग अलग रोज में अलग अलग बीजना। आमतौर पे घरों में इस तरह से वेजिटेबल्स को बीजा जाता है। उसके बाद है काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग का मतलब है कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था काउंटर बैरियर्स, वहाँ पे तो हमने बैरियर्स लगाए हैं स्टोन ग्रासेस के। यहाँ पे कि काउंटर्स पे प्लोइंग ही कर दो,
ठीक है, तो वो काउंटर फ्लोइंग मतलब कि वहाँ पे फसल को बीज दो, तो इससे क्या होगा, नेचुरल बैरियर बन जाएगा और वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा आगे। नेक्स्ट लास्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, कोस्टल और ड्राई रीजन्स में रोज ऑफ ट्रीज बनाई जाती है, साइड पे देखो दिखाया भी हुआ है, आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। तेज हवा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह को बहा के ना ले जाए, इसके लिए शेल्टर बेल्ट्स बनाई जाती हैं, ट्रीज को प्लांट किया जाता है। ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है सॉइल इरोजन को रोकने का। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम्स की, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। ये सबसे पहली जो पिक्चर आपके सामने है, ये पिक्चर है मल्चिंग की। ये देखिए आप, मैंने कहा था ना आपको कि स्ट्रॉ वगैरह को इधर इस साइड पे प्लांट्स लगे हुए हैं और सेंटर में ये स्ट्रॉज बिखेरी हुई हैं, ताकि सॉइल की जो खाली ज़मीन है वहाँ से सॉइल का मॉइस्चर ना ख़त्म हो। नेक्स्ट देखो पिक्चर, ये पिक्चर है आपके पास, इसमें भी वही है मल्चिंग। देखो बीच में स्ट्रॉ रखी हुई है प्लांट्स के बीच में, ये भी मल्चिंग की टेक्निक ही है। नेक्स्ट ये है टेरेसेस। मैंने आपको बताया था ना टेरेस फार्मिंग की, स्टेयर्स बना के ये टेरेसेस आपको दिखाई हुई है ऊपर वाली पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली। इस तरह से टेरेसेस बनाई जाती हैं माउंटेनियस एरिया में। नेक्स्ट ये पिक्चर है, ये देखो रॉक डैम। पानी को पहले ही अलग जगह पे कलेक्ट कर लिया ताकि फ्लो ऑफ वाटर रुक जाए, ज़्यादा तेज़ ना हो। ठीक है, ये है रॉक डैम। नेक्स्ट पिक्चर देखो आप, जैसे ये है इंटरक्रॉपिंग। ध्यान से देखो, ये अलग अलग प्लांट्स हैं, इस साइड पे थोड़े बड़े प्लांट हैं और राइट हैंड साइड पे थोड़े छोटे प्लांट्स हैं, तो ये इंटरक्रॉपिंग की पिक्चर है। इंटरक्रॉपिंग करने से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन कम होता है। देखो नीचे भी इन पिक्चर्स में भी देखो इंटरक्रॉपिंग दिखाई हुई है। नेक्स्ट ये भी इंटरक्रॉपिंग है। देखो सेंटर वाली जो क्रॉप है वो बिल्कुल अलग अलग है और दोनों साइडों पे क्रॉप से बिल्कुल अलग हैं। रोज में क्रॉप्स को इसमें बीजा गया है। ये है आपकी पिक्चर शेल्टर बेल्ट की। वो देखिए पीछे कितने सारे ट्रीज प्लांट किए गए हैं ताकि जो हवा है वो सॉइल को इरोड ना कर दे, सॉइल कवर को ना इरोड कर दे। तो ये मैंने आपको सारी पिक्चर्स। स्टूडेंट्स ये थे आपके सारे मेथड्स सॉइल को कंजर्व करने के जो हमने किए, मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर फ्लोइंग एंड शेल्टर बेल्ट। नेक्स्ट हमारा है पेज पे, ये एक एक्टिविटी है। देखो आपको वैसे ही इजीली क्लियर हो जाएगी एक्टिविटी कि अगर एक ट्रे में काफ़ी सारी सैंड ले ली है और दूसरी ट्रे में उसी सैंड के ऊपर व्हीट और राइस के जो सीड्स हैं वो बिखेर दिए हैं, तो यहाँ पे तो थोड़े थोड़े बी जो पिक्चर देख रहे हो आप, इसमें प्लांट्स ग्रो कर गए हैं। अब ए पिक्चर में अगर हम यहाँ पे देखो पानी डाल रहे हैं तो मिट्टी कितनी सारी आ जाएगी पानी के साथ, क्योंकि मिट्टी के ऊपर कोई भी प्लांट्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। और इस तरफ यहाँ पे बी ट्रे में देखो, जहाँ यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो अगर हम ये कप ऑफ वाटर डाल भी रहे हैं तो मिट्टी कम आएगी। तो इस एक्टिविटी से ये क्लियर होता है कि अगर सॉइल बेयर है, उसके ऊपर कोई प्लांट्स नहीं है, तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। अगर सॉइल के ऊपर प्लांट्स लगे हों तो सॉइल इरोजन कम होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वाटर। देखो हमारा चैप्टर ये है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया, सॉइल के बारे में पढ़ लिया, अब हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी इंग्लिश में ये स्टेंजा है वाटर के बारे में, तो आपको बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी समझने में कि वाटर एक बहुत ही वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। आप सबको पता है वाटर रीन्यू हो जाता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारी अर्थ का 3/4 हिस्सा वाटर से कवर्ड है। इसीलिए हमारे प्लेनेट को, अर्थ प्लेनेट को वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है। और इट वॉज प्रिमिटिवली ओशंस दैट लाइफ बिगेन, सबसे पहले लाइफ जो शुरू हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, वो ओशंस में ही लाइफ, जीवन शुरू हुआ था सबसे पहले। और आज के टाइम में भी जो ओशंस हैं वो कवर करते हैं 2/3 पार्ट अर्थ के सरफेस का, और ओशंस में काफ़ी ज़्यादा रिच वैरायटी में प्लांट्स और एनिमल लाइफ सर्वाइव करती हैं।
ठीक है। ओशन वाटर जो है वो सेलाइन होता है, खारा होता है, इसलिए हम लोगों की, ह्यूमन बीइंग की कंजम्पशन के लिए ये ठीक नहीं होता। फ्रेश वाटर अर्थ पे जो हमारे पीने वाला पानी है, साफ़ पानी जो है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ 2.7% है। नियरली हमारे 70% ऑफ द सक्कर्स, अब देखो टोटल वाटर जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो सिर्फ 2.7% है, और उसमें से भी 70% पानी ग्लेशियर्स में बर्फ़ के तौर पे जमा पड़ा है, अंटार्कटिका में या ग्रीनलैंड में या माउंटेन्स में, वहाँ पे वो ग्लेशियर्स के रूप में वो पानी है। ड्यू टू देयर लोकेशंस दे आर इनएक्सेसिबल, वो इतनी ऐसी जगहों पे है जहाँ ह्यूमन बीइंग का हैबिटेशन मुश्किल है, तो इसके लिए वो हमारे लिए एक्सेसिबल भी नहीं है, हमारी पहुँच में भी नहीं है। तो यहाँ पे एक टर्म ध्यान देने वाली है, ध्यान से देखना, ओनली 1%, सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो फिट है ह्यूमन यूज़ के लिए, और वो पानी ग्राउंड वाटर के तौर पे हमें मिलता है, या फिर वो पानी रिवर्स में और लेक्स में है, या फिर वाटर वेपर के तौर पे हमारे एटमॉस्फेयर में है। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी स्टैंजा। नेक्स्ट है, फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही प्रीशियस है, सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर। वाटर कैन नाइदर बी एडेड और नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ये बात याद रखना। अर्थ पे जितना वाटर है उतना ही रहेगा, बस वो वाटर साइकिल में है, ना उसे ऐड किया जा सकता है और ना ही और उसमें से कुछ कम किया जा सकता है। उसका टोटल वॉल्यूम पानी का जितना है वो कांस्टेंट ही रहेगा, स्थिर ही रहेगा। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशंस। तो ये जो पानी है, ये साइक्लिंग, आपने वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, ये ओशंस के ज़रिए एयर में जाता है, एयर के ज़रिए ये लैंड पे आता है पानी, और बैक अगेन फिर दोबारा ओशन में मिल जाता है। इस सारे प्रोसेसेस में आपको पता है एवेपोरेशन भी होती है, प्रेसिपिटेशन भी होती है, और रन ऑफ भी होता है पानी का। इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। हम लोग बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं, ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि वॉशिंग के लिए भी, और हमारे बहुत ज़्यादा पानी हमारे यूजेस में आता है। वाटर एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रियों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बिजली जनरेट करनी है तो भी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। रिजर्वियर्स में आपको पता ही सारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो वो सारा डैम्स वगैरह बनाए जाती हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की डिमांड्स बढ़ रही हैं, कैश क्रॉप्स की डिमांड्स बढ़ रही हैं, और शहरों का विस्तार हो रहा है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब शहर बढ़ रहे हैं और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है। इस सब की वजह से जो फ्रेश वाटर है उसकी शॉर्टेज हो रही है, उसकी कमी हो रही है। देखो बच्चे, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस हिसाब से उतनी ज़्यादा ही हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, या ठीक है, फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं वो ड्राई अप हो रहे हैं, वो सूख रहे हैं, तो इस वजह से, या फिर वो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो इस वजह से पीने वाले पानी की कमी है। यहाँ एक एक्टिविटी भी दिखाई हुई है जिसमें बताया गया है कि एक एवरेज अर्बन इंडियन, शहर में रहने वाला इंडियन 150 लीटर पानी हर रोज़ इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर पर पर्सन, ऐसे आपको सारा डाटा दिया हुआ है, टोटल 150 यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वाटर अवेलेबिलिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। पानी की कमी ने एशिया कॉन्टिनेंट का, अगर आपको लोकेशंस ठीक से पता है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। एशिया कॉन्टिनेंट के वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए। मैं आपको वेस्टर्न यूएसए दिखाती हूँ। देखो, ये है वेस्टर्न यूएसए, इसका ये यूएसए है, ये इसका वेस्टर्न पार्ट, और मेक्सिको का भी ये वाला पार्ट, और कुछ हिस्सा साउथ अमेरिका का। इन सारी जगहों पे वाटर की स्केर्सिटी है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सारा,
पूरे उन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी, फ्रेश वाटर की पाई जाती है। और जो कंट्रीज़ लोकेटेड हैं बच्चे क्लाइमेटिक जोन्स में, आपने पढ़ाई हुआ छोटी क्लासेस में, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीजर जोन, वहाँ पर भी ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, वाटर स्केर्सिटी के कारण सूखा पड़ जाता है ऐसी जगहों पे। तो जो पानी की शॉर्टेज है, जो वाटर शॉर्टेज है, वो सीज़न वाइज भी वेरिएशन होती है पानी की शॉर्टेज की। अगर एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश अच्छी हो जाए तो पानी की स्केर्सिटी कम होगी, अगर बारिश अच्छी ना हो तो पानी ज़्यादा स्केयर हो जाएगा, ज़्यादा कमी हो जाएगी। और पानी की स्केर्सिटी होने के कारण पानी की वाटर की ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और यानी कि उसका सही ढंग से इस्तेमाल ना करना, या कंटेमिनेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी के जो स्रोत हैं, रिवर्स वगैरह, उनको पोल्यूटेड करना, ये रीज़न भी हो सकते हैं वाटर स्केर्सिटी के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जैसे हमने लैंड रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करी थी कि जैसे हमें अपनी लैंड को बचाना है, उसी हिसाब से हमें हमारे वाटर रिसोर्सेज को भी सेव करना है। Access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today. वर्ल्ड इस टाइम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि हमारे पास साफ़ पीने का पानी सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो कई स्टेप्स उठाए गए हैं वाटर जैसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। यहाँ तक कि पानी एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, ये फिर से बन जाता है पानी, फिर भी इसका जो ओवर यूज़ है और इसमें जो पानी में पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, उसकी वजह से ये अनफिट है हमारे यूज़ के लिए, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो वाटर पोल्यूशन से मतलब मेरा ये है बच्चे कि डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज कि जो सीवरेज वगैरह हैं उसमें उसका जो पानी है, आप सारे समझते ही हो कि वो साफ़ नहीं किया जाता। ठीक है, सीवरेज का पानी रिवर्स में ऐसे ही जाने दिया जाता है बिना उसे साफ़ किए। एग्रीकल्चरल केमिकल एग्रीकल्चर में देखो, खेतों में पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पानी भी रिवर्स में जाता है। और इंडस्ट्रीज़ का जो पानी होता है वो भी सारा वाटर बॉडीज़ में मिलता है। तो मेनली ये सारे सोर्स हैं वाटर को कंटेमिनेट करने के। सीवरेज का पानी हो गया, एग्रीकल्चर से आने वाला पानी हो गया, या फिर इंडस्ट्रीज़ का पानी हो गया, ये सारे मेन कंटेमिनेटेड करते हैं पानी को। ये दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। ये सारी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और पानी पोल्यूट हो जाता है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस पता होगा। ये सारे केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये ह्यूमन बॉडीज़ में पहुंच जाते हैं पानी के ज़रिए। ये जो केमिकल्स है ये पानी में घुलते नहीं हैं और फिर ह्यूमन बॉडीज़ में भी हम उसी पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं और ये केमिकल हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इसको करना क्या होगा, हमें पानी को ट्रीट करके, उसे साफ़ करके, इस तरह के जो मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनको निकाल के फिर उसके बाद उस पानी को वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं बच्चे। Forests and other vegetation cover slows the surface runoff. Yes, and replenish underground water. देखो अब जैसे हमने पहले उस एक्टिविटी में भी मैंने आपको करवाया था कि अगर मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर प्लांट लगे थे तो सॉइल इरोजन कम हुआ था। तो उसी तरह से उसी बात को यहाँ पे दोबारा समझो। अगर जंगल लगे हों या कोई भी और वेजिटेशन लगी हो तो क्या होता है, पानी उसकी जड़ों में से होता हुआ अंडरग्राउंड रिप्लेनिश कर देता है, पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर का लेवल हाई हो जाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग भी एक दूसरा तरीका है बहते हुए पानी को रोकने का, पानी को संभाला जाए और बाद में उससे हार्वेस्टिंग की जाए। कैनाल्स को यूज़ किया जाना चाहिए खेतों को पानी देने के लिए, इरिगेशन देने के लिए, और कैनाल्स को बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि उसकी जो लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज, यानी कि प्रॉपरली कैनाल्स बनी हो, सीमेंटेड हो साइडों से,
ताकि पानी रिसे ना, पानी का लॉस ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकल मेथड भी इरिगेशन के लिए बहुत बेस्ट है। इस स्प्रिंकल मेथड की पिक्चर यहाँ साथ में दिखाई भी हुई है, देखो आप, बहुत आसानी से समझ आने वाली चीज़ है कि स्प्रिंकलिंग कैसे होती है। ठीक है। स्प्रिंकलिंग करने से भी पानी कम वेस्ट होता है। नेक्स्ट ड्राई सीजन है, अगर हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन है तो वहाँ पे ड्रिप मेथड और ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी बहुत यूज़फुल है। ये भी आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, ड्रिप मेथड, एक एक बूंद करके, है ना। तो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें इरिगेशन करने के अपने मेथड चेंज करने पड़ेंगे। और इरिगेशन की जो न्यू मेथड आ रही हैं, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन है, स्प्रिंकल के साथ इरिगेशन कर सकते हैं। और जो कैनाल्स हैं उनको प्रॉपरली बिल्ड करना है ताकि वाटर सीपेज ना हो। ठीक है। फॉरेस्ट लगाने हैं ताकि अंडरग्राउंड वाटर हमारा रिप्लेनिश हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है वाटर को कंजर्व करने के लिए, जो कि हमारा बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। बच्चे, अब हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। लैंड कर लिया है, सॉइल कर लिया है और वाटर भी हमने कवर कर लिया है। अब हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ शुरू करेंगे। में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी है कि कुछ स्कूल के बच्चे एग्जीबिशन देखने के लिए, जो हैंडीक्राफ्ट्स पे बनी है, हाथ से बने हुए सामान की जो एग्जीबिशन है, उसे देखने के लिए जाते हैं। उस एग्जीबिशन में जो भी आर्टिकल्स लगे हुए हैं वो कंट्री के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। मोना एक बैग को पकड़ती है और कहती है कि कितना सुंदर हैंडबैग है। हाँ, ये जूट का बना है, उसकी टीचर ने कहा। कहते देखो, ये बास्केट, लैंप शेड्स, चेयर्स, ये सारी चीज़ें बैम्बू से बनी है। बैम्बू मतलब बांस। हमारे इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स जो हैं, वहाँ पे बैम्बू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो होता है। ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न समझ सकते हो आप, मेघालय, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना, इस साइड पे। तो ये बैम्बू वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। तो इतने में जैसी ने एक सिल्क का स्कार्फ उठाया और कहा कि ये कितना ब्यूटीफुल स्कार्फ है। टीचर ने एक्सप्लेन किया कि सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, सिल्क के कीड़े से, जो कि मलबरी ट्री पे पलते हैं। बच्चे ये समझ चुके थे कि प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम प्लांट से लेके अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये देखो, ध्यान से सुनो कि चाहे तो नेचुरल वेजिटेशन हो या वाइल्ड लाइफ हो, ये हमें बायोस्फीयर में मिलेगी। आपको बायोस्फीयर पता ही है, एक नैरो जोन जिसमें लिथोस्फीयर, लैंड, वाटर और एयर तीनों यहाँ जिस जगह पे अवेलेबल हों, वहीं पे हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिलेगी। और जो बायोस्फीयर है उसमें लिविंग बीइंग्स, जो जीवित लोग प्राणी होते हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इसको आप ध्यान से समझो कि जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन हो या वाइल्ड लाइफ हो, दोनों ही बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब देखो कैसे, जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर आपको पता ही है, एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, जंगलों में एनिमल्स रहते हैं, और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिसमें हम सांस लेते हैं। और प्लांट्स सॉइल को भी बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उस सॉइल को जिसमें हम फसलें उगाते हैं। और प्लांट्स शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर सॉइल इरोजन को रोकना हो तो शेल्टर बेल्ट्स लगाई जाती हैं ताकि विंड के इफ़ेक्ट से सॉइल इरोड ना हो जाए, तो वो काम भी प्लांट्स का है। और अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे वाले पानी का अगर लेवल हाई करना है तो उसके लिए भी ज़मीन पर ट्रीज़ लगे होने चाहिए। इसके बिना प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं। लेटेक्स पता क्या, एक मिल्की फ्लूइड होता है जो बहुत सारे प्लांट्स में होता है। स्पेशली ये नेचुरल रबर भी इसी से मिलता है, लेटेक्स से। जो रबर के प्लांट होते हैं वहाँ से मिल्की सब्सटेंस निकालते हैं प्लांट का। और टर्पिनेट ऑयल, टर्पिनटाइन ऑयल होता है तारपीन का तेल,
गम, मेडिसिनल प्लांट्स, और तो और जो हम पेपर, हमारी जो बुक्स बनी हैं, कॉपीज़ हैं, ये पेपर भी हमें प्लांट से मिलता है। तो इननंबरेबल यूजेस है प्लांट्स के। आप और भी कितने भी ऐड कर सकते हो इसमें अपनी तरफ से। तो नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड एनिमल्स, जस्ट वेट, यस, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या कुछ इंक्लूडेड है। प्लांट्स की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स, ठीक है, इंसेक्ट, बर्ड्स आपको पता ही, पक्षी, इंसेक्ट, उसके साथ एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो सारे, ये सब कुछ वाइल्ड लाइफ में इंक्लूडेड है। क्योंकि आम भाषा में हम ओनली एनिमल्स बोल देते हैं, पर बर्ड्स, इंसेक्ट और एक्वेटिक लाइफ सारे वाइल्ड लाइफ में इंक्लूडेड होते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, देखो प्लांट्स के फ़ायदे हमने कर लिए, अब हम करते हैं वाइल्ड लाइफ के फ़ायदे। इनसे हमें मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और देखो ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं कि हमें दे रही है वाइल्ड लाइफ। उसके बिना भी वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत कुछ करती है। जैसे कि जो बीज है, मक्खी है, वो शहद बनाती हैं, और पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में भी तो यही हेल्प करती हैं। और इसके बिना ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर का रोल भी तो प्ले करते हैं एनिमल्स। अब जो बर्ड्स हैं बच्चे, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो भी डीकम्पोजर का काम करते हैं। अब वल्चर है जो, वो डेड बॉडीज़ को, डेड एनिमल्स को खाता है, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट भी तो क्लीन होता है। तो सो एनिमल्स बिग हों चाहे स्मॉल हों, सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। हर एनिमल की ज़रूरत है। अगर कोई भी एनिमल नहीं होगा तो हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो हिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कौन से एरिया में किस तरह की नेचुरल वेजिटेशन होती है। इसको समझाने के लिए पहले आप मेरी एक बात बताओ मुझे। अगर कोई एक जगह है, वहाँ पे आपने घर में प्लांट लगाया है, अगर उसे प्रॉपर सनलाइट मिले और आप ठीक से अच्छा एडिक्वेट पानी देते रहो उसे प्लांट को, तो प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी। अगर हम क्लासरूम्स में होते तो आप मुझे ज़रूर बताते कि मैम प्लांट बहुत अच्छे से बड़ा हो जाएगा, पूरा बड़ा प्लांट बनेगा। तो वही चीज़ नेचर में भी फॉलो होती है। देखो कैसे कि जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। टेम्परेचर मतलब सन की लाइट, मॉइस्चर मतलब प्लांट को मिलने वाली नमी। तो जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स हैं वर्ल्ड की, वो कौन कौन सी हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स और टुंड्रा। अब देखो, अब मैंने आपको ये बताना है कि जंगल फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे, ग्रासेस कहाँ पे होंगी, श्रब्स और टुंड्रा रीजन कहाँ पे होंगे। जिन एरियाज़ में हैवी रेनफॉल होगी, तेज़ बारिश होगी, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर प्लांट को ठीक अच्छा पानी दोगे तो वो अच्छी ग्रोथ करेगा, उसी तरह से हैवी रेनफॉल होगी तो प्लांट भी बड़े होंगे। ऐसे फॉरेस्ट्रीज़ में वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अगर हम उस एरिया में जाएं जहाँ पे मॉइस्चर कम होगा तो ट्रीज़ का साइज़ छोटा रह जाएगा और उनकी डेंसिटी रिड्यूस होगी, यानी कि ट्री ज़्यादा घने नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्लेस वेयर द रेनफॉल इज़ हाई। और शॉर्ट स्टंड ट्रीज़ होंगे, छोटे छोटे ट्रीज़ होंगे, और ग्रासेस ग्रो होंगी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट है। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू रेनफॉल और टेम्परेचर बारी पेड़ उगते हैं या ग्रासेस उगती हैं या श्रब्स उगते हैं। ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर और मॉइस्चर होगा तो ट्रीज़ ग्रो होंगे। अब अगर मॉडरेट रेनफॉल है तो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे। वर्ल्ड के जिन एरियाज़ में मॉडरेट है रेनफॉल, ठीक ठीक सी है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं। थ्रोनी श्रब्स और श्रब्स वहाँ होंगे जहाँ पे ड्राई एरिया है, लो रेनफॉल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सारा मैटर रेनफॉल का है, ठीक है। ऐसे एरियाज़ में प्लांट्स की, देखो जो थ्रोनी एरियाज़ हैं जहाँ पे थ्रोन्स ग्रो होते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पर
जो प्लांट्स हैं उनकी डीप होती हैं रूट्स, ठीक है, प्लांट्स की रूट्स डीप होती हैं और जो उनके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो थोर्नी होते हैं और वैक्सी होते हैं। ये क्यों होता है? ये ताकि उनमें से लॉस ऑफ मॉइस्चर ना हो, यानी कि जितना पानी उनके पास, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पानी कम है, तो खुद को सरवाइव करने के लिए ये प्लांट्स वाटर लॉस कम करते हैं और डीप रूट्स होने की वजह से ये ज़मीन के काफ़ी अंदर से वाटर लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टुंड्रा रीजन। जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है वो कोल्ड पोलर रीजन्स में होती है, ठीक है, ठंडे इलाकों में। वहाँ पे कैसी होगी ये वेजिटेशन? वहाँ पे मॉसेस एंड लीचन्स होते हैं, यानी कि जो आप आम भाषा में सुनते हो काई सी जमना। मैं आपको इसकी एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। ये देखो स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रही है ये काई जमी हुई, इस तरह से इसको मॉसेस एंड लीचन कहते हैं। देखो ध्यान से, ऊपर भी देखो, इस पिक्चर में भी देखो, क्लियर हो रहा है। ये होती है इस तरह से काई जमी होना, इसको हम मॉसेस। और नेक्स्ट है बच्चे, टुडे देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ many more people in the world than there were 2 centuries back। आज के टाइम में वर्ल्ड में ज़्यादा लोग रहते हैं, आज से 2 सेंचुरीज पहले इतने लोग नहीं रहते थे। तो इतने ज़्यादा लोगों के लिए रहने के लिए, जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जंगलों को काट दिया गया है। फॉरेस्ट कवर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैनिश हो गया है, कम हो गया है पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट कवर, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस वैल्यूएबल रिसोर्स को संभाला जाए, बचाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। यस, ये लास्ट टॉपिक है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम इस वाइल्ड लाइफ को या फिर हमारे नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करें, कैसे इसे संभालें। जो जंगल है वो हमारी वेल्थ है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को और हमारा इकोसिस्टम भी मेंटेन रखते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी अभी। तो अगर चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, मौसम के बदलने से और मानव के इंटरफेयर करने के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है नेचुरल हैबिटेट्स का, प्लांट्स और एनिमल्स के जो रहने की जगह है, ये जंगल, उनमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण। बहुत सारे स्पीसीज़ बिकेम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड, या तो वो ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने वाले हैं, और कुछ तो एक्सटिंक्ट हो ही गए हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जंगलों में आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है या लैंडस्लाइड हो जाती है। इस सब का कारण है ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। या तो कोई भी नेचुरल फैक्टर की वजह से या ह्यूमन बीइंग की वजह से ये सारा जो प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग। पोचिंग होता है इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एनिमल्स को मारना। पोचिंग हो के कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर स्पीसीज़ का नंबर जो है डिक्लाइन हो गया है। जो एनिमल्स हैं उनको मार दिया जाता है ताकि गैर कानूनी ट्रेड किया जा सके उनकी हड्डियों का, उनकी स्किन का, नेल्स का, टीथ, हॉर्न या फिर उनके फेदर्स। इन चीज़ों का ट्रेड करने के लिए एनिमल्स की पोचिंग की जाती है, उनको गैर कानूनी तरीके से मारा जाता है। ये कुछ एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, डीर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल है, जैसे राइनासोरस है, स्नो लियोपार्ड है, ऑस्ट्रिच, पीकॉक। तो ये सारे एनिमल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। दीज कैन बी कंजर्व्ड। अब इन एनिमल्स को फिर हम कंजर्व कैसे करें, कैसे बचाएं? तो इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी होगी। जस्ट वेट, अवेयरनेस होता है जागरूकता फैलानी होगी। हमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे बनाने होंगे
इनको, ताकि इन नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डेप्लेशन। तो इतने ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स को बचाने के लिए ह्यूमन बीइंग को आगे आना होगा। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। देखो, इन स्पीसीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो बायोसिस्टम में, बायोस्फीयर में बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस हिल जाएगा और ह्यूमन बीइंग को अपने सर्वाइवल में ही प्रॉब्लम आएगी। ह्यूमन activities in several parts of the world have disturbed and the natural habitat of so many species। जो ह्यूमन बीइंग अपनी एक्टिविटीज से पूरे वर्ल्ड में इन एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को लगातार डिस्टर्ब कर रहा है। जस्ट वेट, यस, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, बहुत ही बिना सोचे समझे एनिमल्स को मारने की वजह से बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर वो एक्सटिंक्शन होने वाली है उनकी, उस कगार पे वो पहुंच चुके हैं। हमें इन सब से हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाना है। इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री मतलब सामाजिक तौर पे इकट्ठे मिलके जंगल पेड़ लगाना, या वन महोत्सव, इस तरह के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। इन प्रोग्राम्स को रीजनल लेवल पे भी किया जा सकता है और कोई कम्युनिटी भी कर सकती है। स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हमें इनकरेज करना चाहिए टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंपस सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरियड स्पीसीज, कि वो ऐसे देखें, विजिट करें ऐसी नेचुरल जगहों पे। टीचर्स या पेरेंट्स उन्हें लेके जाएं ताकि वो देख सकें कि किस तरह के एनिमल्स, बर्ड्स हमारे वर्ल्ड में हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो लॉ पास कर दिए हैं और इस ट्रेड को, जो एनिमल्स का व्यापार होता है, बर्ड्स को मारा जाता है, एनिमल्स को मारा जाता है, इस व्यापार को बंद कर दिया है। इंडिया में भी लायन को मारने पे टाइगर, डीर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या पीकॉक, इन सब के किलिंग के ऊपर इंडिया ने भी गैर कानूनी इसे ठहरा दिया है, इसे इलीगल कह दिया है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES, ठीक है, ये CITES क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, ये गवर्नमेंट्स के बीच में CITES का एग्रीमेंट हुआ था। इसमें इस चीज़ को इंश्योर किया गया था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो वाइल्ड एनिमल्स का होता है, प्लांट्स का होता है, और उसमें किसी भी एनिमल को थ्रेटन नहीं होना चाहिए, कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए किसी भी एनिमल को। इसमें 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स लिए गए थे और 2500 स्पीसीज प्लांट्स के प्रोटेक्ट किए गए थे इस एग्रीमेंट के तहत। बियर, डॉल्फिन, कैक्टस, ऑर्चिड, ये सारी इसकी एग्जांपल है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे ये एक एग्रीमेंट था। तब हम उसकी बात करते हैं। CITES हैज़ बीन एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें बहुत से स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को या बर्ड्स को उनके ट्रेड को प्रोहिबिटेड किया गया, उनके ट्रेड पे रोक लगाएगी। और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। और ये कहा गया प्लांट्स को बचाना, कंजर्व करना, एनिमल्स को बचाना हर नागरिक की ड्यूटी है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू later, and I hope you will enjoy this chapter. If any doubt is there, you can call me or contact me. Myself Anju Gupta, your SST teacher. Thank you, have a nice day.